जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पुलिस ने लिया हिरासत में। 3 युवकों की मौत मामले को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। एनआरएचएम घोटाला मामले को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सीबीआई का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। आरक्षण को लेकर भी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। कभी भी हो सकती है भारती की गिरफ्तारी। व्हाट्सएप मैसेज विवाद पर सरकार ने दी सफाई। एन्क्रिप्शन पॉलिसी से बाहर रहेगी सोशल मीडिया। ड्राफ्ट में किया गया बदलाव। राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान चीन का संयुक्त अभ्यास। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया जा रहा है रेगिस्तान युद्ध का अभ्यास। और पीएम ने अमर जवान ज्योति पर 1965 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों से भी मिले पीएम मोदी। नमस्कार, जस्ट खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। यासीन मलिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि अलगाववादी नेता प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। 3 युवकों की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद यासीन मलिक अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस हिरासत में अलगाववादी नेता यासीन मलिक। अशफाक खान हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशफाक, जानना चाहेंगे यासीन के अलावा कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? जी सुदामा, यासीन मलिक आज सुबह उनका एक रूटीन या भूख हड़ताल पे बैठा था। मौसम खराब होने की वजह से फिर वो प्रदर्शन जो ही बाहर आए अपने ऑफिस से बाहर, उन्होंने लाल चौक की ओर आना चाहा तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। और यासीन मलिक के साथ साथ तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो उसके समर्थक थे उन सबको पुलिस ने अरेस्ट किया है और प्रिवेंटिव कस्टडी में अभी कोठीबाग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। यासीन मलिक का जो ये प्रोग्राम था, ये पिछले काफी दिनों से जो यहाँ किलिंग्स हो रही थी अनआइडेंटिफाइड गनमैन की तरफ से, तो उसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर आज टोकन स्ट्राइक यासीन मलिक ने करनी थी। यासीन मलिक के साथ साथ जहां जेकेएलएफ के नेताओं को अरेस्ट किया गया, वहीं पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट परवीना एंगर इनके साथ ही उन्हें भी आज अरेस्ट किया गया है और कोठीबाग पुलिस स्टेशन में अभी हुआ है। जी अशफाक, अभी फिलहाल हालात कैसे हैं? और ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 3 युवकों की मौत हुई थी, मौत के क्या कुछ कारण हैं? क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? देखिए सुदामा, जहाँ तक अभी के हालात की हम बात करते हैं, अभी तो अब नॉर्मल हो गया है। थोड़ी देर के लिए काफी टेंशन लाल चौक के आसपास के एरिया में थी, लेकिन यासीन मलिक के अरेस्ट होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये हालात वहाँ पर सुधरे हैं। लेकिन जहाँ तक युवकों की पहचान के मसला था, उनकी ऑलरेडी पहचान हो गई थी। पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई भी किया था। लेकिन आज यासीन मलिक जिस बात पर ज्यादा प्रेशर कर रहे थे, जिस बात को लेकर ज्यादा विरोध कर रहे थे, वो 3 साल का लड़का था जिसे अनआइडेंटिफाइड लोगों ने फायर किया था। उसके बाप को और उसको भी फायर लगा था, बशीर, और फिर उसके लड़के को भी फायर लगा था। तो उसको लेकर वो काफी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अशफाक। तो अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। 3 युवकों की मौत को लेकर ये अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने यासीन मलिक समेत 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। हमारे संवाददाता अशफाक खान बता रहे थे कि यासीन मलिक फिलहाल पुलिस हिरासत में है और अभी उन्हें आज नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि हालात इनसे बिगड़ सकते हैं। यासीन मलिक के अलावा 12 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अगली बड़ी खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का बयान है कि पीओके में 320 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 17 आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं। ये बयान दिया है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने। अगर ऐसी बात है तो वाकई में ये काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि लगातार घुसपैठ की कोशिश
की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरह से आतंकी कैंप चलाए जाते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की बातों पर अगर गौर फरमाया जाए, विश्वास किया जाए तो पीओके में इस वक्त 17 आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं और 320 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। तो एक बड़ी खबर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 17 आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के बयान के मुताबिक। उधर एनआरएचएम घोटाला मामले में मायावती ने बीजेपी पर पलटवार किया है। देश भर के दलित बीजेपी को माफ नहीं करेंगे, यह कहना है सुश्री मायावती का। बीजेपी दबाव बनाना चाहती है। 4 साल बाद आखिर मुझसे पूछताछ क्यों की जा रही है, ये कहना है मायावती का। सीबीआई के दबाव में आने वाली वो नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। सीबीआई को मुझसे पूछताछ की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। सीबीआई ने मुझसे पहले मीडिया को जानकारी दी। आरक्षण पर बीएसपी का पलटवार कि भागवत के बयान पर मायावती का पलटवार की केंद्र का नीति निर्धारक है आरएसएस। तो ये तमाम बातें कही हैं मायावती ने। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि आखिर 4 साल बाद उनसे पूछताछ की क्या जरूरत पड़ गई। एनआरएचएम घोटाला मामले में उनसे क्या कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि इन 4 वर्षों तक किसी ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया। और सीबीआई अगर पूछताछ करना चाहती है तो इसकी जानकारी पहले मीडिया को क्यों दी गई, इसकी जानकारी उन्हें बाद में दी गई, ऐसा कहना है मायावती का। मायावती ने यहां तक कहा कि नीति निर्धारक के तौर पर आरएसएस काम करता है, बीजेपी आरएसएस के दबाव में काम करती है। बीजेपी की सरकार को दलित माफ नहीं करेंगे, ऐसा कहना है मायावती का। और आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत आज कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका और कहा यह जा रहा है कि सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस शायद उनके घर भी पहुंच चुकी है। बहरहाल दूसरी बार खारिज हुई है जमानत याचिका। की जमानत याचिका खारिज करने के बाद आखिरकार पुलिस सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन सोमनाथ भारती का मोबाइल ऑफ है। सोमनाथ भारती अंडरग्राउंड हो गए हैं। फिलहाल उनके शिनाख्त में उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी पूछताछ के लिए जब भी कानून ने आदेश दिया, कानून के आदेश के मुताबिक सोमनाथ भारती ना कभी थाने में हाजिर हुए, ना कोर्ट के सामने हाजिर हुए और उन पर पूछताछ में सपोर्ट नहीं करने का भी आरोप लगता रहा है। बहरहाल उनकी पत्नी लिपिका ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। कई संगीन मामले दर्ज किए गए हैं सोमनाथ भारती के खिलाफ, जिसमें हत्या के प्रयास से लेकर शोषण और धोखा देने तक के मामले दर्ज हैं। उधर राजस्थान से सटी भारत पाक सीमा में पाकिस्तान और चीन का संयुक्त युद्ध अभ्यास चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसलमेर से लगती सीमा पर चीन और पाकिस्तान का युद्ध अभ्यास दूसरी बार संयुक्त डेजर्ट वार गेम एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो डेजर्ट वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत करना है इस युद्धाभ्यास का मकसद और इसका नाम दिया गया है शाहीन ईगल 4। तो चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्रयास से यह युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। भारत ने इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन पाकिस्तान को लगातार साजो सामान मुहैया करा रहा है। पाक को टैंक, यूएवी, एम्यूनिशन अपग्रेड करने में चीन लगातार पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो इस युद्ध अभ्यास के मायने समझे जा सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। सभी जानते हैं कि भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और ये भी चीन को बखूबी मालूम है कि अगर वो हथियार पाकिस्तान को मुहैया कराएगा तो एक तरह से भारत के खिलाफ ये इस्तेमाल किए जाएंगे।
बहरहाल जैसलमेर से सटी सीमा पर भारत पाक सीमा पर चीन और पाकिस्तान का संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी है, जिस पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। आगे बढ़ते ही सरकार के मोबाइल उपकरण या कंप्यूटर से भेजे गए एसएमएस और ईमेल को नई इनक्रिप्शन नीति के तहत 90 दिनों तक स्टोर रखने के प्रस्ताव के बाद विवाद गहरा गया है। अब सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि इस मामले में नियम नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जनता से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। साफ है कि नई ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सरकार अब इससे पीछे हट गई है। GEIT ने इस ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया है। दरअसल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को लेकर सरकार की ओर से ड्राफ्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा कि एन्क्रिप्शन पॉलिसी में फेसबुक, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया शामिल नहीं है, तो एन्क्रिप्शन पॉलिसी में बदलाव किया गया है। दरअसल लगातार इसका विरोध हो रहा था। सोशल मीडिया पर सरकार के इस कदम की भर्त्सना हो रही थी, निंदा हो रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार ने ड्राफ्ट में बदलाव किया है। इंस्क्रिप्शन पॉलिसी पर यह विवाद खड़ा हुआ था। When I noted some of the concerns of the public and some of the expressions which were avoidable, I thought it is better to rework it and give a clear roadmap as to for whom, which category of services, creators it applies and for which it doesn't apply. बस कोई सवाल नहीं है, बस उसका हिंदी में आप बता दें सर, क्यों आपने विड्रॉ करने के लिए आदेश दिया है? हमें हमारी सरकार मीडिया, सोशल मीडिया की आज़ादी की बहुत ही पक्षधर है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारत में साइबर व्यापार, साइबर वार्तालाप और शासकीय काम भी साइबर के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है। दुनिया भर के देशों में इंक्रिप्शन पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसी बात महसूस की गई है। अतः एक एक्सपर्ट कमेटी ने भारत में भी अनुशंसा की थी कि भारत में एक इंक्रिप्शन पॉलिसी होनी चाहिए। अतः उसको लेकर एक ड्राफ्ट पॉलिसी पब्लिक डोमेन में लाई गई है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली स्थित अमर जवान ज्योति पर 1965 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत पाकिस्तान के बीच लड़े गए इस युद्ध में भारत को जीत मिली थी, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने कई वीर सपूतों को खोया था। पीएम मोदी ने इस मौके पर जहां नम आंखों से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं विजिटर्स बुक में शहीदों के नाम संदेश भी लिखा। प्रधानमंत्री ने तीनों सेना के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टर ने आसमान से शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की। साल 1965 की जंग में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। बीते दिनों 20 सितंबर को इस मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना के अलग अलग अंगों के जवानों ने खास कार्यक्रम पेश किए। युद्ध में भारतीय जवानों की वीरता को दिखाती एक प्रदर्शनी शौर्यांजलि राजघाट पर लगाई गई, जिसे देखने हजारों लोग आए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी शौर्यांजलि में शिरकत की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।